Sheriff's Communications, Dispatcher 553 unit. Well, I've got a situation. Last night, a friend of mine asked me to come over. She said that she had possibly killed her stepdad. I don't know if she really did this. Well, what exactly are your reports? It sounds like she killed this guy. सलाना बीच कैलिफोर्निया। ये जगह सैन डिएगो से 22 माइल्स नॉर्थ में है। ये जगह अपने बीच के नजदीक होने, वॉकेबिलिटी और सेड्रोस डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है। यही वो जगह है जहां 39 साल की जेड साशा जेंक्स रहती थी और काम करती थी। जेड सैन डिएगो में ही पली बड़ी थी और उसने मीरा कोस्टा कॉलेज और सैन डिएगो मेसा कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसके बायोलॉजिकल फादर स्टीव जेंक्स साउथ अफ्रीका के नेटिव हैं और अब साउथर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं। जेड का सपना इंटीरियर डिजाइनर बनना था। अपने फादर के किचन डिजाइन फर्म में काम करने के बाद जेड ने फाइनली अपना सपना पूरा किया। उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी और सैन डिएगो में उसने जेड जेंक्स इंटीरियर नाम से एक सक्सेसफुल बिजनेस खोला जो काफी अच्छा चल रहा था। मिडिल एज की तरफ बढ़ती जेड एक सेटल्ड लाइफ जी रही थी, वो लाइफ जिसका वो हमेशा से ड्रीम देखती आई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस शॉकिंग और ट्विस्टेड केस को शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ जेड साशा जेंक्स। जेड सिर्फ 11 साल की थी जब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ। 1995 में जब जेड 14 साल की थी तो उसकी माँ ने एक दूसरे आदमी से शादी की जिसका नाम था थॉमस मैरिमन, जो 64 साल का था। सलाना बीच में थॉमस यानी टॉम मैरिमन एक वेल नोन नाम था। वो बटरफ्लाई फार्म्स का को फाउंडर था जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल बटरफ्लाइज के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। टॉम का नाम बटरफ्लाई के कंजर्वेशन में इम्पोर्टेंट माना जाता था और उसका लोकल कम्युनिटी में एक अच्छा इमेज था। लेकिन घर के अंदर सिचुएशन अलग थी। जेड की माँ और टॉम का रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक हो चुका था। उनके बीच रोज झगड़े होने लगे थे और बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। 2002, 2006 और 2008 3 बार डाइवोर्स पेटिशंस फाइल हुई और इवेंचुअली 2008 में उनका थर्ड अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। जेड ने टॉम को हमेशा से ही फादर फिगर माना था, लेकिन उसकी माँ की टॉम के साथ डाइवोर्स के चलते उनका कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जेड उसे अभी भी एक लविंग और केयरिंग फादर ही की तरह ट्रीट करती थी। डाइवोर्स के बाद टॉम ये बात समझ चुका था कि वो कभी भी जेड के बायोलॉजिकल फादर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन वो फिर भी उसे उसके लाइफ डिसीजंस में सपोर्ट करता था। टॉम अब बूढ़ा हो चुका था और वो अल्कोहलिज्म से स्ट्रगल कर रहा था और साथ ही साथ उसे स्लीपिंग पिल्स की भी आदत पड़ चुकी थी। उसकी खराब सेहत के चलते जेड उसे समझाती थी, लेकिन वो इन चीजों को कम्प्लीटली नहीं छोड़ पा रहा था। जेड और टॉम का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग था कि अप्रैल 2020 में जेड ने टॉम के घर के बिल्कुल बगल में घर लिया ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जेड के बायोलॉजिकल फादर जो अपनी टाइल प्रोडक्शन चला रहे थे, उन्होंने जेड को सपोर्ट किया और जेड ने फाइनली अपनी इंटीरियर डिजाइन की कंपनी ओपन की। अगले 10 सालों तक सब कुछ नॉर्मल था, जिंदगी शांत थी और फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स अपने काम में बिजी और खुश थे। लेकिन न्यू ईयर्स डे 2021 को सब कुछ बदल गया। एक शॉकिंग न्यू ईयर डे। सलाना बीच पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये एक नॉर्मल न्यू ईयर डे था। पार्टी के बाद यूजुअल ड्रंकन फाइट्स और छोटी मोटी डिस्टरबेंसेस आ रही थी, लेकिन ओवरऑल सब ठीक था। लेकिन तभी कुछ अजीब होने वाला था। एक आदमी लोकल पुलिस स्टेशन में आया और उसने एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर रिपोर्ट किया। उस आदमी का नाम था एडम जिलाक और वो जेड जेंक्स का क्लोज फ्रेंड था। एडम ने पुलिस को बताया कि न्यू ईयर्स ईव के दिन दोपहर के आसपास जेड ने उसे कॉल किया था और उसने कहा कि उसे अपने स्टेप फादर को स्टेज पर ले जाने में उसकी हेल्प चाहिए थी। उस वक्त एडम बिजी था तो उसने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एडम को गिल्ट फील हुआ और वो जेड को सरप्राइज देने चला गया, लगभग शाम के 7 बजे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, उसने जो देखा उससे वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि टॉम की लाइफलेस बॉडी कार के अंदर स्लम्प्ड पड़ी थी। वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो बहुत ही गलत हो चुका है। जनवरी 1, 2021 को
उसने पुलिस को इस बारे में बताया। एडम की रिपोर्ट सुनते ही पुलिस टॉम के घर के लिए निकलती है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार अब खाली थी। पुलिस ने नोटिस किया कि ड्राइववे पर कचरा बिखरा हुआ था, लेकिन कोई और अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। पुलिस ने फ्रंट डोर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने विंडो से घर के अंदर झांका, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए वो वापस चले गए। अगले दिन 2 जनवरी 2021 सुबह के 7 बजे पुलिस ने फिर से टॉम के घर के आसपास रिसर्च करना शुरू की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। और तभी जब पुलिस अपनी व्हीकल की तरफ जा रहे थे तो उनकी नजर ड्राइववे पर पड़े कचरे के ढेर पर पड़ी। कार्डबोर्ड और डेब्रिस के नीचे उस ढेर में कुछ छुपाया गया था। जब पुलिस ने ध्यान से चेक किया तो उन्हें मिली टॉम मैरिमन की लाइफलेस बॉडी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उसे मरे हुए कई घंटे बीत गए थे। ये वो मोमेंट था जहां से ये कहानी एक हॉरिफाइंग क्राइम स्टोरी में बदलने वाली थी। टॉम ऑब्वियसली अब मर चुका था, लेकिन पुलिस को उसकी मौत का असल कारण अभी तक मालूम नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सामने आई। अब पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने टॉम का मर्डर किया था। एडम ने जो बयान दिया था उसके चलते अथॉरिटीज के पास एक सीधा साधा सस्पेक्ट तो था ही, और वो कोई और नहीं बल्कि जेड चैंक्स थी। जब पुलिस ने जेड से इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने तुरंत अपने फादर के मर्डर में किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। आफ्टर ऑल उसने तो उसके नेक्स्ट डोर मूव किया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, तो फिर वो क्यों उसे मारना चाहेगी। लेकिन पुलिस को जेड पर शक था, और इसी शक की बिना पर पुलिस ने जेड को 7:15 के आसपास अरेस्ट कर लिया। टॉम की डेथ ने आसपास के लोगों को काफी सैड और शॉक्ड कर दिया था, और कोई भी जेड को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं था। सब ने कहा कि वो दोनों डेकेड से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। जेड तो उसकी जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक चीज जो नोट करने लायक थी वो ये थी कि टॉम की मौत से सिर्फ एक हफ्ता पहले दिसंबर 15, 2020 को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो परिवार के लोगों ने जेड को उसकी केयर करते देखा था। इस केयर में जेड का टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उसकी मेडिकेशंस कलेक्ट करना और उसका घर की देखभाल करना शामिल था। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उस बीच जेड ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। 23 दिसंबर 2020 एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉटर, एक दिन जब जेड टॉम का घर क्लीन कर रही थी ताकि जब उसका फादर हॉस्पिटल से लौट कर आए तो घर नीट और क्लीन हो। टॉम के ऑफिस की क्लीनिंग के दौरान जेड ने एक्सीडेंटली माउस मूव कर दिया। जेड ने देखा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप वॉलपेपर था वो एक औरत के का फोटो था, और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो उसे काफी फेमिलियर लगे। उसका खून ठंडा पड़ गया था और कुछ सेकंड के बाद उसने रियलाइज किया कि वो उसके खुद के थे जो उसने कई सालों पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सेंड किए थे। ये फोटो उसके फादर के कंप्यूटर में क्या कर रही थी, इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब उसने और फोल्डर्स खोलने शुरू किए तो उसका दिमाग घूम गया। उस पार्ट्स के 100 से ज्यादा फोटोज ऑर्गेनाइज थे अलग अलग फोल्डर्स में, और वो हर एक पार्ट के नाम के साथ कैटेगराइज्ड थे। और सबसे घटिया बात तो ये थी कि कुछ फोटो 10 साल पुरानी थी जब जेड सिर्फ 16 साल की थी। कुछ और फोटोज भी थी जो और भी ज्यादा चिलिंग थी। वो फोटोज लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हिडन कैमरे से लिया हो, जेड के बाथरूम और बेडरूम से, ऑब्वियसली बिना किसी कंसर्ट या नॉलेज के। लेट्स बी ऑनेस्ट, जेड ने जो डिस्कवर किया था वो किसी भी इंसान के लिए डिवास्टेटिंग होता। एक पेरेंटल फिगर जिसने उसका पूरा बचपन देखा हो, उसका इतना घिनौना मिसयूज ऑफ ट्रस्ट, ये किसी भी इंसान का दिमाग हिला दे। और जेड का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। उसने डिसाइड किया कि वो टॉम को मार देगी। उसका प्लान सिंपल था कि जैसे ही टॉम हॉस्पिटल से आएगा वो उसका मर्डर कर देगी। और वैसे भी टॉम पहले से ही अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स के एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था, और ऐसे में किसी को जेड पर शक नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने प्लान में और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। उसने अपने फिक्सर को डजन्स ऑफ मैसेजेस भेजे
जिसमें उसने डिटेल में बताया कि उसने क्या किया। मैसेजेस जैसे I just dozed the hell out of him, stopping for a whiskey then at Dixieland to stall. Let me know he is waking up. I really don't want to be the one to do this. I am about to club him on the head as he is waking up. I am not strong enough. He is very aware now and I am on my own, getting desperate. I can't carry him alone and I can't keep a kicking body in my trunk. ये मैसेजेस देखकर उसका फिक्सर डर गया और लास्ट मिनट पे बेल आउट कर गया। तब डेस्परेट होके जेड ने एडम को बुलाया। जेड ने उसे बताया कि टॉम कार में कोलैप्स हो गया है एक कॉकटेल ऑफ विस्की और स्लीपिंग पिल्स के बाद। लेकिन जब एडम वहां आया उसने क्लियरली देखा कि टॉम कार में डेड था। जेड ने फिर एडम को सच्चाई बताई और उसे खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन एडम ने इनकार कर दिया। उसने एक लास्ट सिगरेट पी, जेड को गुड बाय हग दिया और चला गया। फिर जेड ने टॉम की बॉडी को उठाया और कार से उसे अपने घर ले गई और गार्डन में डंप करने के बाद उस पर कचरा डाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो और आगे बढ़ पाती, एडम ने अथॉरिटीज को सब कुछ बता दिया और पुलिस ने जेड को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल काम थी क्योंकि उसके पास पैसा था। उसने बेस्ट लॉयर्स हायर किए, अपने बेल खुद पे किया जो $1 मिलियन सेट था। पर बेल के कुछ कंडीशंस थे। उसे अपनी माँ के घर में शिफ्ट होना था। वो अपने घर से 7 माइल से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। हमेशा GPS ट्रैकर पहनना पड़ता था। उसके अरेस्ट के 2 साल बाद दिसंबर 21, 2022 को ऑफिशियली जेड का ट्रायल स्टार्ट हुआ। जनवरी 3, 2021 ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने बताया कि टॉम की डेथ ओवरडोज से हुई थी। जडाम नाम का स्लीपिंग पिल जिसे एम्बियन भी कहते हैं। डिफेंस ने बोला कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ओवरडोज हो सकता है क्योंकि टॉम ऑलरेडी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन ट्रायल में और भी चीजें सामने आई जो जेड की कार में मिली थी। रेड रोप, पिलो केसेस और 3 हैंड टॉवल जो रोप बनाने के लिए टाई किए गए थे। रिसीप्ट डिक्सीलैंड हार्डवेयर स्टोर का। यही डिक्सीलैंड जेड ने अपने टेक्स्ट में मेंशन किया था। क्वेश्चनिंग के दौरान जेड ने रोकर स्टैंड पे कहा उसे कैसा फील हुआ था जब उसने वो इमेजेस देखी थी। It was the most violating, just awful, gut-wrenching feeling ever. I felt sick. I couldn't even touch my own skin. कैलिफोर्निया स्टेट के सैन डिएगो काउंटी की सुपीरियर कोर्ट में जेड की सेंटेंसिंग हेयरिंग शेड्यूल थी स्प्रिंग मार्च 6, 2023 में। कैलिफोर्निया के लॉज के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री मर्डर का पनिशमेंट होता है मिनिमम 25 साल जेल। इसका मतलब ये है कि जेड कम से कम 2048 तक जेल में रहेगी। लेकिन इस बीच टॉम के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कितना भी काइंड, वार्म हार्टेड या सक्सेसफुल लगे, आप कभी नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या डीमंस छुपे हुए हैं।